आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं समरी लेक्चर द लिविंग वर्ल्ड का। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने ये सारे के सारे पॉइंट जितने कवर करने थे वो मैंने कवर किए हैं। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, कुछ रूल्स है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ तरीके हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा प्लांट्स और एनिमल का साइंटिफिक नेम देने के लिए। अगर मैं इस तरीके के वर्ड्स लिख दूं और आपसे पूछूं कौन सा ऑर्डर है, कौन सी फैमिली है, कौन सी क्लास है, तो इनके पीछे जो वर्ड्स है, जो सफिक्स है, उनसे आप पहचानेंगे। बच्चों एक एक वर्ड कवर किया है, ये पूरा डिटेल लेक्चर है, ये कोई समरी टाइप से मत समझना, ये पूरा डिटेल लेक्चर है। किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किसी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, उसका एंसेस्टर कौन है, उसका पूर्वज कौन है, तो बच्चों इसको बोलते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं समरी लेक्चर द लिविंग वर्ल्ड का। बच्चों छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। नीट में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट हमें हर चैप्टर को क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना है। आपने ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा है, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। एकदम बेसिक से एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, जो आपका नीट के अंदर है, बट आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर ये टॉपिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, जिसमें सबसे पहले है आपका ग्रोथ। ठीक, अब जी ग्रोथ क्या होता है? साइज और मास का इंक्रीज होना, है ना। किसी का साइज बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, या फिर मैं आपसे कहूं कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेती है, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल आपका इंक्रीज हो गया। और एक सेल अपने आप में क्या हो सकती है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में अपने आप में एक सेल क्या हो सकती है? इंडिविजुअल हो सकती है। एक बैक्टीरिया आपका या एक अमीबा आपका डिवाइड करता है, दो बैक्टीरिया या दो अमीबा बना लेता है। और बैक्टीरिया और अमीबा क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो सेल का नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। या मैं ये भी कह सकता हूं नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपका इंक्रीज हो रहा है, इसको आप बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर क्या हुए? साइज या फिर मास का इंक्रीज होना, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपका इंक्रीज होना। बच्चों प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, इनडेफिनेट होती है, कॉन्टिन्यूअस होती रहती है। लेकिन एनिमल के अंदर जो ग्रोथ है एक टाइम के बाद रुक जाती है। एनिमल में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है और डेफिनेट है। बच्चों दो तरह की ग्रोथ है, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। ठीक, इंट्रिंसिक इंटरनल है, एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल है। हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है, मेरा हाथ जो है वो ऊपर से फूलेगा नहीं, मेरे हाथ के अंदर मतलब मेरे बॉडी के अंदर हमारी क्या कर रही है? सेल डिवाइड कर रही है। तो हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो आपकी इंटरनल हो रही है। ठीक है, तो लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। मैं छोटा था, मैं बड़ा था, ठीक है, मैं खाना खाता था, न्यूट्रिएंट्स मेरे शरीर के अंदर लगते थे, तो अंदर मेरी सेल्स जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है, वो डिवाइड कर रही हैं, उनको नरिशमेंट मिल रहा है। तो मेरे अंदर जो ग्रोथ है वो इंटरनल है। क्या मैं बड़े से छोटा हो सकता हूं? नहीं। इसका मतलब ग्रोथ लिविंग में कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नॉन लिविंग की, जैसे मैंने माउंटेन की बात की, बच्चों माउंटेन पर स्नो का डिपोजिशन हो गया है, माउंटेन पर स्नो का डिपोजिशन हो गया है। अब बताइए स्नो माउंटेन पर बाहर की तरह डिपोजिट है, तो ये ग्रोथ कैसी हुई? सर ये ग्रोथ आपकी एक्सट्रिंसिक हुई। अब स्नो हमेशा तो रहेगी नहीं, थोड़े टाइम बाद स्नो चली जाएगी, इसका मतलब ये ग्रोथ कैसी हुई? ये ग्रोथ हुई रिवर्सिबल। तो बच्चों माउंटेन का एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया जहां पर ग्रोथ रिवर्सिबल है, इसका मतलब नॉन लिविंग। माउंटेन क्या है? माउंटेन नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। लिविंग में ग्रोथ इरिवर्सिबल, नॉन लिविंग में ग्रोथ रिवर्सिबल। ठीक, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया, एक अमीबा बनाया, अमीबा में सेल डिवीजन की हेल्प से दो अमीबा बन गए। तो जब एक अमीबा से दो अमीबा बना, लोगों ने कहा बाइनरी फिजन। यही तो होता है बाइनरी फिजन,
कि एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा बन गए। तो लोगों ने कहा कि भैया ये बाइनरी फिजन है, ठीक है, जिसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल डिवाइड करती है। तो लोगों ने कहा ये बाइनरी फिजन है, ये रिप्रोडक्शन है। बट फिर किसी ने कहा कि भाई ये तो सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, ये तो ग्रोथ है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ग्रोथ नहीं है, ये तो रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन है। हाँ तो ठीक है ना, ये बाइनरी फिजन है, बट एक सेल से 2 सेल बन गई, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, ये तो ग्रोथ है। तो इसका मतलब जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनियम है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो हम वी आर नॉट क्लियर, मतलब हम इन दो टर्म को लेकर क्लियर नहीं है। कौन कौन सी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये दोनों ही अपने आप में इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, अपने आप में इंक्लूडेड है, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है। तो ये इंक्लूडेड है मतलब इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। दोनों वर्ड एक जैसे यूज हो रहे हैं यहां पर, इसलिए इसको बोलते हैं सिनोनियम। हमारे अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपस में रिलेटेड है बट एक्सक्लूडेड नहीं है। हमारे अंदर ग्रोथ अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है, स्पर्म और एग। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो सेल डिवीजन सिर्फ ग्रोथ नहीं करता। सेल डिवीजन जो होता है, अगर आपके कहीं पर सेल्स की डेथ हो गई है, आपको उन डेड सेल्स को रिप्लेस करना है नई सेल्स से, है ना। कहीं पर सेल्स इंजरी की वजह से सेल की डेथ हो गई, तो वहां पर अब नई सेल्स बनानी है, तो अब वहां पर सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन सिर्फ ग्रोथ नहीं करवाता, सेल डिवीजन डेड सेल्स को भी रिप्लेस करता है। बच्चों एक वर्ड यूज होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, देखिएगा जरा ध्यान से। फंडामेंटल प्रॉपर्टी वर्ड आप तब यूज करेंगे जब किसी प्रॉपर्टी को आपके नॉन लिविंग भी शो कर दे। अब ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ग्रोथ को आपका नॉन लिविंग भी शो करता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी टर्म के लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी वर्ड कब यूज करेंगे, जब किसी कैरेक्टर को नॉन लिविंग शो कर दे, तो आप उस कैरेक्टर के लिए फंडामेंटल वर्ड यूज करेंगे। ग्रोथ को नॉन लिविंग शो कर देता है, इसका मतलब ग्रोथ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और कब यूज करेंगे, जब उस टर्म को, उस कैरेक्टर को सारे के सारे लिविंग शो ना करें। अब देखिए रिप्रोडक्शन, क्या सभी में रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हैं, ये लिविंग है बट इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टी हुई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई। रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों हुई, क्योंकि सारे के सारे लिविंग इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों हुई, क्योंकि इसको नॉन लिविंग भी शो करता है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कब वर्ड यूज करते हैं, जब किसी कैरेक्टर को नॉन लिविंग शो कर दे, या फिर उस कैरेक्टर को सारे के सारे लिविंग शो ना करें। तो ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इसको नॉन लिविंग शो कर देते हैं। रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इसको सारे के सारे लिविंग शो नहीं करते। बच्चों नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो मोर और लेस पेरेंट के सिमिलर होती है। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, और एनएमसी के सिलेबस में बहुत हल्का सा मेंशन है व्हाट इज लिविंग। तो मैंने ये सारे के सारे पॉइंट जितनी कवर करने थे वो मैंने कवर किए हैं। सबके सब लिविंग इसको शो नहीं करते। मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से एक चीज बनाई जाती है जिसको कहते हैं म्यूल। म्यूल कैसा है, स्टेराइल है। म्यूल लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं करता। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। बच्चों शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सभी के सभी लिविंग शो करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं करता।
तो आप यहां फंडामेंटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप वर्ड यूज करेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो बच्चों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वर्ड कब यूज करते हैं? किसी भी कैरेक्टर के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब यूज करते हैं जब उस कैरेक्टर को सारे लिविंग शो करें और कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे। ठीक है, ये है आपका मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों जितने भी लिविंग हैं उन सब में एटलीस्ट एक सेल तो होगी होगी मिनिमम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काफी सारी सेल्स होंगी। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो सेल तो सभी के अंदर मिलेगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल सभी लिविंग में मिलेगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बच्चों कॉन्शियसनेस, देखिए ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट इंट्रेंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अभी आपने देखा कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी क्योंकि ग्रोथ को नॉन लिविंग भी शो करते हैं, बट इंट्रेंसिक ग्रोथ, इंटरनल इंट्रेंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होती है। सारे लिविंग इंट्रेंसिक ग्रोथ शो करते हैं। ठीक, जो माउंटेन था उसमें ग्रोथ एक्सट्रेंसिक थी, यहां पर्टिकुलर इंट्रेंसिक ग्रोथ की बात हो रही है। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं करता, लेकिन इंट्रेंसिक ग्रोथ सारे लिविंग शो करते हैं। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे आपका कॉन्शियसनेस। बच्चों बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस करना और उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, है ना, क्योंकि हम पागल नहीं हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक, किसी ने आपको पिन चुबा रहा है धीरे धीरे, तो आपको पिन से क्या हो रहा है? स्टिमुलस हो रहा है। ठीक है, पिन किसकी तरह काम कर रहा है? स्टिमुलस। आपने हाथ हटाया, आपने रिस्पॉन्ड किया। धूप आपके मुंह पे पड़ रही है तेज, तो धूप लाइट ने किसकी तरह काम किया? स्टिमुलस। आपने मुंह इस तरफ किया, आपने क्या किया? रिस्पॉन्ड। तो आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं इसको आप फील कर सकते हैं और इसके लिए आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लिविंग बीइंग शो करते हैं, बट कोई भी नॉन लिविंग इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, इसलिए ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन के अंदर होती है। ठीक, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, अपने बारे में, मतलब जो ह्यूमन है आपका वो सेल्फिश है। ठीक है, जो पशु होते हैं वो अपने बारे में नहीं सोचते। अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा तरीके से डेवलप है। ठीक है, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम जो है आपका सेंसरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप है। आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज होने वाली है हम उसको पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई आज बारिश होने वाली है, जाना मत, भीग जाएगा। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचना, ठीक है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर होती है और किसी में नहीं होती। इसका मतलब सारे लिविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करते। इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बच्चों डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? आपके स्पीशीज हैं। अभी तक कितनी स्पीशीज के बारे में आप पता लगा चुके हैं? कितनों को डिस्क्राइब कर चुके हैं? सर 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीशीज के बारे में अभी तक हम पता लगा चुके हैं। ठीक है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपका जो लोकल नेम होता है वो वेरी करता है ना। किसी प्लांट को आंध्र प्रदेश में कुछ और बोलते हैं, केरला में शायद कुछ और बोलते होंगे, उसी प्लांट का पंजाब में कोई और नाम होगा, यूपी में कोई और नाम होगा। लोगों को लगेगा कि आप चार अलग अलग प्लांट की बात कर रहे हैं क्योंकि चार अलग अलग नाम आपके सामने आ रहे हैं, बट एक्चुअल में वो चार नाम अलग अलग भाषा, वहां की लोकल भाषा के अकॉर्डिंग अलग अलग है। प्लांट वो एक ही था लेकिन उसके लोकल लैंग्वेज में नेम अलग अलग हैं। तो बच्चों जो लोकल भाषा होती है, जो लोकल नेम होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होती है।
लोगों को लगता है कि आप 4 अलग अलग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, बट आप एक ही प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चीजों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक साइंटिफिक नेम हो। ठीक है, हमारे पास एक साइंटिफिक नेम हो जो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक नेम हो, जिसको आप साइंटिफिक नेम बोलते हो, जिसको आप बायोलॉजिकल नेम बोलते हो। और आप स्टेट छोड़िए, आप पूरा वर्ल्ड घूम लीजिए, कहीं पर भी वो नाम चेंज ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल नेम, एक साइंटिफिक नेम। बिफोर नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देने से पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। भाई, आप जंगल में गए, आपने कोई प्लांट पहली बार देखा, आपने डिस्कवर किया, तो आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना। आइडेंटिफाई करने के बाद ही तो आप उसका नाम देंगे। तो नॉमेनक्लेचर से पहले आता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, कुछ रूल्स है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ तरीके हैं, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा प्लांट्स और एनिमल का साइंटिफिक नेम देने के लिए। तो जो रूल्स, जो स्टैंडर्ड्स, जो प्रिंसिपल, जो प्रोटोकॉल्स आप प्लांट का साइंटिफिक नेम देने के लिए फॉलो करते हैं, उन रूल्स को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर्स। तो इसके अंदर प्लांट का साइंटिफिक नेम किस तरीके से देना है, इसके अंदर वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो रूल्स हैं, वो प्रोसीजर्स हैं। और एनिमल का साइंटिफिक नेम देने के लिए आप फॉलो करते हैं किसके रूल्स को? इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बच्चों, फिर है आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो किन्होंने दिया था? लीनियस साहब ने दिया था। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक बायोलॉजिकल नेम होगा जिसके अंदर 2 वर्ड होंगे। जो पहला वर्ड होगा उसको जीनस और जेनरिक नेम बोलेंगे, जो दूसरा वर्ड होगा उसे स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। बच्चों, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है एम, वो कैसा है? कैपिटल है। और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है आपका आई, वो कैसा है? स्मॉल है। तो जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा, स्पेसिफिक एपिथेट का जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज का और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है आपका, वो आपका स्मॉल होगा। ठीक, उसके बाद बायोलॉजिकल नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए। ठीक है, डेड लैंग्वेज है, मतलब अब ये बोली नहीं जाती, इसका कोई भी नेटिव स्पीकर अब नहीं है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज अब चेंज तो होगी नहीं। बायोलॉजिकल नेम आर इन लैटिन लैंग्वेज डेड, और इनको प्रिंट किया गया इटैलिक्स। आप देखिए इस तरीके से लिखा है टेढ़ा करके, इसको बोलते हैं इटैलिक्स, मतलब ये नाम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक, इफ इट इज हैंड रिटन, अगर आप इसको सीधा ऐसे करके लिखेंगे, आप लिटा के नहीं लिख रहे, इटैलिक्स में नहीं लिख रहे, आप सीधा लिख रहे हैं, तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा जीनस को भी और स्पीशीज को, देन सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट इट्स लैटिन ओरिजिन। तो आपको दोनों नाम को देखिए अंडरलाइन करना पड़ा, लेकिन यहां पर दोनों नाम को अंडरलाइन नहीं करना पड़ा क्योंकि आपने इटैलिक्स में नहीं लिखे। यहां आपने इटैलिक्स में लिखे हैं, यहां इटैलिक्स में नहीं लिखे। तो जब इटैलिक्स में नहीं लिखोगे तो आपको जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर ये कुछ नोट डाल के मैंने आपको बताया है बच्चों। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, लायन का नेम ये रहा, टाइगर का नाम ये रहा। तो इसको देखकर क्या इंफॉर्मेशन मिली? इसको देखकर ये इंफॉर्मेशन मिली कि 2 अलग अलग स्पीशीज के जीनस सेम हो सकते हैं। 2 अलग अलग स्पीशीज के जीनस सेम हो सकते हैं। अब मैंने 2 प्लांट के नाम लिखे, लेक्स ग्लैब्रा और पाइनस ग्लैब्रा। तो अब आप देखिए, ग्लैब्रा ग्लैब्रा क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, लेकिन इनके स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? आपके सेम है। इसका मतलब पीछे वाले वर्ड्स भी सेम हो सकते हैं, आगे वाले वर्ड्स भी सेम हो सकते हैं। नेम ऑफ ऑथर और साइंटिस्ट कम्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो बच्चों मैंगीफेरा इंडिका जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया होगा, मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका जिन्होंने डिस्क्राइब किया, उनका नाम शॉर्ट फॉर्म में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। नेम डिस्क्राइब बाय लीनियस, ये नेम लीनियस साहब ने बताया, तो लीनियस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? LINN। तो नेम ऑफ ऑथर स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है, कैसे? शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में, एब्रीवेशन की फॉर्म में।
बच्चों उसके बाद मैंने छोटी सी हेडिंग लिखी थी क्लासिफिकेशन। ठीक, अगर आप किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आप उसकी फैमिली बताएंगे, उसका क्लास बताएंगे, उसका ऑर्डर बताएंगे, ठीक है, उसका जीनस बताएंगे, उसका नेम क्या है, उसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, सब बताएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर प्लांट है तो किंगडम क्या होगा, प्लांटे होगा। ठीक, और प्लांट के केस में आप वर्ड यूज करते हैं डिवीजन, तो डिवीजन या तो एंजियोस्पर्म होगा या आपका जिम्नोस्पर्म, मैंने बोल दिया। ठीक है, और भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं पोटैटो के बारे में बताना चाह रहा हूं, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो बच्चों पोटैटो का किंगडम क्या हुआ, प्लांटे हुआ। पोटैटो का डिवीजन, अब फाइलम टर्म एनिमल के लिए यूज करते हैं, तो पोटैटो का डिवीजन क्या हुआ, एंजियोस्पर्मी, तो पोटैटो एंजियोस्पर्म है। पोटैटो की क्लास डाइकॉट, पोटैटो का ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, पोटैटो की फैमिली सोलिनेसी, पोटैटो का जीनस सोलिनम, पोटैटो की स्पीशीज ट्यूब्रोसम। तो ये पोटैटो का पूरा पता है। इसका मतलब क्लासिफिकेशन में आपको किंगडम बताया, डिवीजन बताया, क्लास बताया, ऑर्डर बताया, फैमिली बताया, जीनस बताया, स्पीशीज बताया, जिसमें सबसे छोटी यूनिट है स्पीशीज और सबसे बड़ी यूनिट है किंगडम। इसका मतलब क्लासिफिकेशन में कोई एक स्टेप नहीं है, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट मल्टी स्टेप्स, और हर एक स्टेप अपने आप में रिप्रेजेंट करता है किसको, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपने लिखे हैं इनको बोलते हैं कैटेगरी। ठीक है, तो टोटल कैटेगरी, रियल कैटेगरी कितनी है, टोटल रियल कैटेगरी है आपकी कितनी, 7। अब आपने सुना होगा कई कई जगह पे लिखा होता है सब फैमिली, सब ऑर्डर, सब क्लास। ठीक है, तो आपने क्लास के अंदर सब कैटेगरी बना दी, सब क्लास, ऑर्डर के अंदर सब कैटेगरी बना दी, सब ऑर्डर। तो सब फैमिली, सब ऑर्डर, सब क्लास, ये रियल कैटेगरी नहीं होती है। ये तो आप रियल कैटेगरीज ये है। ठीक है, अब आप इसके अंदर घुस रहे हो, इसके अंदर घुस रहे हो, मतलब आप कैटेगरी के अंदर घुस रहे हो, तो ऐसी कैटेगरी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। और इनके सामने जो चीज लिखी है उसको बोलते हैं टेक्सॉन। तो किंगडम कैटेगरी है, प्लांटे टेक्सॉन है। डिवीजन कैटेगरी है, एंजियोस्पर्मी क्या है, टेक्सॉन है। असेंडिंग ऑर्डर, स्पीशीज सबसे छोटी, किंगडम सबसे बड़ी, तो स्पीशीज से लेके किंगडम तक, स्पीशीज से लेके किंगडम तक असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का, इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब आप यहां पर देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो आपकी कैटेगरीज हैं इनके लिए आप सफिक्स यूज करते हैं। ठीक, जैसे मैंने बोला सोलिनेसी, पोएसी, लिलिएसी, ये क्या है, क्या है ये आपकी टेक्सॉन है। ठीक है, और टेक्सॉन के सामने क्या लिखा था, कैटेगरी। सोलिनेसी टेक्सॉन है, लेकिन सोलिनेसी है क्या, फैमिली, और फैमिली क्या है, कैटेगरी। तो हर कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करती है, टेक्सॉन को। मैंने कहा फैमिली, फैमिली क्या है, कैटेगरी, फैमिली के सामने लिख दिया सोलिनेसी, सोलिनेसी क्या है, टेक्सॉन, तो कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करती है, टेक्सॉन। इसलिए कई जगह पर कैटेगरी और टेक्सॉन को एक ही चीज बोल दिया जाता है। ठीक है, आम भाषा में। ठीक है, सोलिनेसी, पोएसी, लिलिएसी, तीनों के पीछे लगा है एसी, तो जब नाम के पीछे एसी लगेगा इसका मतलब वो फैमिली होगी। अब पॉलीमोनियल्स, पोएल, सैपेल्डेल्स, तीनों के पीछे लगा है एल्स, अगर किसी नाम के पीछे एल्स लगेगा इसका मतलब वो आपका ऑर्डर होगा। डाइकोटिलिडनी, अगर किसी नाम के पीछे ए लगा है तो वो क्लास होगी। ब्रायोप्सिडा, अगर किसी नाम के पीछे ऑप्सिडा लगा है तो वो भी क्लास होगी। क्लोरोफाइसी, अगर किसी नाम के पीछे फाइसी लगा है तो वो भी क्लास होगी। तो अगर मैं इस तरीके के वर्ड्स लिख दूं और आपसे पूछूं कौन सा ऑर्डर है, कौन सी फैमिली है, कौन सी क्लास है, तो इनके पीछे जो वर्ड्स है, जो सफिक्स है, उनसे आप पहचानेंगे। क्लोरोफाइटा, पीछे क्या लगा है, फाइटा, इसका मतलब जहां फाइटा लगा होगा वो क्या होगा, आपका डिवीजन होगा। अब आप देखिए टेक्सॉन हमेशा अलग होंगे। जैसे मैं कहूं वीट, भाई वीट, मैं कहूं रोटी, रोटी अलग होती है, चावल अलग होता है, भिंडी अलग होता है, तीनों चीजें सेम तो नहीं है, तीनों अलग अलग है।
तो टैक्सॉन जो है आपके हमेशा डिफरेंट होंगे। मैं कहूं पंखा, पंखा अलग होता है, ट्यूबलाइट अलग होती है, एसी अलग होती है, गाजर की सब्जी गाजर की होती है, मूली की सब्जी मूली की होती है, बैंगन की सब्जी बैंगन की होती है। गाजर मूली बैंगन अलग अलग है, तो ये टैक्सॉन सेम थोड़ी ना हुए, अलग अलग प्लांट हैं, तो टैक्सॉन क्या हुए, डिफरेंट। अब आप देखिए, वीट मेज राइस, डिफरेंट टैक्सॉन। डॉग ब्रायोप्सिडा पोएल्स, डिफरेंट टैक्सॉन। सोलिनेसी पोएसी लिलिएसी, डिफरेंट टैक्सॉन। एनिमल मैमल डॉग, डिफरेंट टैक्सॉन। तो एक चीज की गांठ बांध लो, टैक्सॉन तो हमेशा ही डिफरेंट होते हैं। तो सर चेक क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है लेवल, चेक करना पड़ता है लेवल, चेक करना पड़ता है लेवल, चेक करना पड़ता है लेवल। वीट स्पीशीज है, मेज स्पीशीज है, राइस स्पीशीज है, तो तीनों का लेवल क्या हुआ, सेम हुआ। अच्छा, डॉग स्पीशीज है, ब्रायोप्सिडा ऑप्सिडा क्या है, क्लास है, पोएल्स एल्स क्या है, ऑर्डर है। तो तीनों का लेवल अलग हुआ, क्योंकि एक स्पीशीज है, एक क्लास है, एक ऑर्डर है। सोलिनेसी पोएसी लिलिएसी सबके पीछे एसी लगा है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्या है, फैमिली हैं, तो तीनों का लेवल क्या हुआ, सेम। एनिमल क्या है, किंगडम। मैमल्स क्या है, क्लास। डॉग क्या है, स्पीशीज। तीनों का लेवल क्या हुआ, अलग अलग हुआ। आ गया होगा आपको समझ में। बच्चों नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। ठीक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा अलग अलग टैक्सॉन में और कैटेगरी में। किस बेसिस पर, कैरेक्टर के बेसिस पर। आपको उसका किंगडम, उसका फाइलम, उसका क्लास, ऑर्डर सब कुछ बताना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी अलग अलग टैक्सॉन में क्लासिफाई करना पड़ेगा। किसके बेसिस पर, कैरेक्टर। या फिर आप जंगल में गए, आपने किसी प्लांट को देखा, तो आप उसके कैरेक्टर देख रहे हो कि इसकी रूट ऐसी है, इसकी स्टेम ऐसी है, इसकी लीफ ऐसी है, इसमें फ्लावर की पोजीशन ऐसी है, तो आपने बोला कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर के बेसिस पर आपने उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया, तो आपने क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आपने उसको नाम देना है, नॉमेनक्लेचर भी है, और उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी करना है। तो ये एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन वर्ड पहले लिखा है, नॉमेनक्लेचर बाद में लिखा है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी प्लांट्स के आपने कैरेक्टर स्टडी किए, उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन करोगे, उसका किंगडम, डिवीजन, जीनस सब बताओगे, और उस प्लांट का नाम बताओगे, नॉमेनक्लेचर। इस चीज को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में दो है, एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी है और एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। तो बच्चों जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती है, ध्यान से समझिएगा, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे होती है। आपके पास 10 प्लांट हैं, आप इनका क्लासिफिकेशन करिए, और क्लासिफिकेशन करने का जो क्राइटेरिया होगा वो कैरेक्टर होने चाहिए जो आपको बाहर से दिख जाए। आप 10 प्लांट में देखकर उनकी स्टेम के बारे में बता सकते हैं, उनमें लीफ कम है या ज्यादा है ये बता सकते हैं, लीफ का कलर बता सकते हैं कि वो डार्क ग्रीन है या लाइट ग्रीन है, बता सकते हैं, लीफ का शेप बता सकते हैं, लीफ का साइज बता सकते हैं। तो ये सारे वो कैरेक्टर हैं जो आप बाहर से देख के बता सकते हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर। और रूट, स्टेम, लीफ प्लांट का कैसा कैरेक्टर होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है। तो अगर किसी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया एक्सटर्नल या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर रहा हो, या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रहा हो, एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो आप इसको बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। यहां पर मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्लासिकल से बेटर है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है, यहां एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं। अगर आप उनकी डिटेल सेल स्ट्रक्चर करोगे, सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे, तो भाई माइक्रोस्कोप में करोगे। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है ये देख के तो पता चलेगा नहीं प्लांट को, बाहर से जीन लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उनका इकोलॉजी में क्या रोल है, कि भैया प्लांट्स का इकोलॉजी में क्या रोल है। तो ये सारे के सारी जो चीजें हो गई हैं,
ये आपका इंटरनल कैरेक्टर में आता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपका एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर दोनों क्राइटेरिया है तो आप बोलेंगे मॉडर्न टेक्सोनॉमी, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्लासिकल से बेस्ट होती है क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। सिस्टमैटिक एक लेटिन वर्ड से डराइव है, उस वर्ड का नाम है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक, 1 2 3 4, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज इक्वल टू सिस्टमैटिक। मतलब सिस्टमैटिक के अंदर भी कैरेक्टराइजेशन है, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन है, इसमें भी क्लासिफिकेशन है, इसमें भी नॉमेनक्लेचर है, साथ में एक वर्ड और जुड़ गया जिसको बोलते हैं फाइलोजेनी। ठीक है, तो ये चार क्या थे, ये चार टेक्सोनॉमी थे। तो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किसी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, उसका एंसेस्टर कौन है, उसका पूर्वज कौन है। तो बच्चों इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक। टेक्सोनॉमी के अंदर फाइलोजेनी नहीं है, सिस्टमैटिक में ये चारों चीज है, साथ में फाइलोजेनी है। लीनियस ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था सिस्टमा नेचुरे, जिसमें उन्होंने एनिमल का साइंटिफिक नेम दिया था। स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन थे वो यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड थे। मतलब सबसे स्टार्टिंग में हमारी मूलभूत जरूरतें क्या थी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम किसी प्लांट को अपने फायदे के लिए देखते थे। ठीक है कि यार इससे रबड़ मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे फूड मिलेगा मिलेगा नहीं, इससे ऑयल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे मेडिसिन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन थे वो ऑर्गेनिज्म के यूज के बेसिस पर थे कि इस प्लांट से हमें क्या फायदा होने वाला है। ठीक, इसके बाद आती है आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरी, तो आप इसको भी देखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है, स्पीशीज है। स्पीशीज टर्म किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। स्पीशीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया, मेयर ने दिया। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो सारे इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के कंसिडर किए जाएंगे। अब जितने भी मान लीजिए 50 डॉग बैठे हैं तो डॉग 50 के 50 आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो डॉग एक स्पीशीज है। ठीक है, कैट बैठी हुई हैं 50, ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं तो ये एक स्पीशीज है। बट डॉग कैट के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, डॉग भालू के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बट वो किसी दूसरे एनिमल के साथ, किसी दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग जिसको आप रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है किससे, अदर स्पीशीज से। ठीक, और आप सारे के सारे डॉग बैठे हुए हैं या सारे ह्यूमन देख लीजिए, सबके कान इस तरीके से हैं, नाक है, मुंह है, बाल है, तो इस एक ही स्पीशीज के जो लोग होते हैं उनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिलती है। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलेनम मेलोगेना, मकोई सोलेनम निग्रम। तो बच्चों इन सब के अंदर आपका जीनस क्या है, सेम है। तो आप देखिए स्पीशीज अलग अलग है ना, जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग है, जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग है, जीनस सेम है। तो ये स्पीशीज जो तीनों हैं इनमें आपस में काफी सिमिलरिटीज हैं, तो इनके कैरेक्टर आपस में रिलेटेड हैं। तो एक जीनस में उन स्पीशीज को रखा गया है जो आपस में एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं। एक ही जीनस में 3 स्पीशीज रखी है तो ये 3 स्पीशीज आपस में रिलेटेड हैं। तो जीनस किसका ग्रुप हुआ, एक जीनस में क्या है, स्पीशीज है, एक जीनस में क्या है, स्पीशीज है। तो स्पीशीज के ग्रुप से क्या बना, जीनस बना, स्पीशीज के असेंबल से क्या बना, जीनस बना। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जो आपस में सिमिलरिटी शो करती है उसको बोलते हैं जीनस। तो एक जीनस में काफी स्पीशीज है, एक जीनस में काफी स्पीशीज है, तो स्पीशीज के ग्रुप को जीनस, स्पीशीज के ग्रुप को जीनस, स्पीशीज के ग्रुप को जीनस। स्पीशीज ऑफ वन जीनस शो मोर कॉमन कैरेक्टर एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अनदर जेनरा। बच्चों
सोलेनम की जो स्पीशीज होंगी वो आपस में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर शो करेंगी एज कंपेयर टू पैंथेरा की स्पीशीज। सिंपल सी बात है भाई, पैंथेरा के जो लोग हैं वो आपस में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर शो करेंगे एज कंपेयर टू कैनिस के लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि इन स्पीशीज का जीनस अलग है, इन स्पीशीज का जीनस अलग है। ये यहां पे लिखा हुआ है। फैलिस कैटस किसको बोलते हैं? कैट को बोलते हैं। कैट का जीनस फैलिस। पॉलीटिपिक जीनस, ये जो जीनस है ये पॉलीटिपिक है। ऐसा जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज मिलती है, ऐसे जीनस को बोलते हैं पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक जीनस मतलब जिसमें एक स्पीशीज मिलती है, होमोसेपियंस। अब कुछ लुखे आ जाएंगे, लिखेंगे कि होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और फलाना ढिमकाना। अबे लुखे, ये सब एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है। एग्जिस्ट कौन करता है? हम करते हैं, होमोसेपियंस। तो यहां एक ही स्पीशीज है। तो ऐसे जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज होती है, ऐसे जीनस को बोलते हैं पॉलीटिपिक जीनस। बच्चों अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, है ना, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। अब आप देखिए, स्पीशीज के इकट्ठा होने से क्या बना? जीनस बना। स्पीशीज के इकट्ठा होने से जीनस बना। जीनस के कलेक्शन से क्या बनेगा? फैमिली। डिफरेंट फैमिली के कलेक्शन से क्या बनेगा? ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर के कलेक्शन से क्या बनेगा? क्लास। डिफरेंट क्लास के कलेक्शन से एनिमल में क्या बनेगा? फाइलम। प्लांट में क्या बनेगा? डिवीजन। इनके कलेक्शन से क्या बनेगा? किंगडम। स्पीशीज के कलेक्शन से क्या बना? जीनस। तो जीनस के कलेक्शन से क्या बनेगा? फैमिली। अब मैं अलग अलग जीनस ले लेता हूं। सोलेनम ट्यूबरोसम, दतूरा आइनॉक्सिया, पिटूनिया इन्फ्लेटा। तीन स्पीशीज ले ली, अलग अलग ली, तीनों का जीनस अलग है, लेकिन तीनों का जीनस की फैमिली एक है, सोलेनेसी। इसका मतलब यहां जीनस में सिमिलरिटी रही होगी, तभी इन सबको एक ही घर में रखा गया, सोलेनेसी। किस बेसिस पे रखा गया फैमिली में? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो आपने इन तीनों के आपने रूट, स्टेम और लीफ स्टडी किया। रूट, स्टेम, लीफ कैसा कैरेक्टर है? वेजिटेटिव कैरेक्टर है। और आपने इनका कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम कैसा कैरेक्टर है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। तो कोई भी फैमिली में किसी भी लोगों को रखा जाता है उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की स्टडी करके। फैलिस कैटस अलग स्पीशीज, पैंथेरा लियो अलग स्पीशीज, दोनों का जीनस अलग अलग, बट इनके जीनस में, इनके अंदर, इन स्पीशीज में सिमिलरिटी है। तो इन दोनों जीनस को उठाकर एक ही घर में रखा, फैलिडी। तो दोनों के जीनस अलग हैं लेकिन फैमिली सेम है। कैनिस डॉग को बोलते हैं, डॉग का जीनस है, डॉग की फैमिली है कैनिडी। स्वीट पोटैटो की फैमिली है कॉन्वोवुलेसी। अब आप मेरी बात को ध्यान समझना। एक घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं, तो जब एक घर में 5 ही लोग रहते हैं तो अच्छे से बात करते होंगे, अच्छे से खाते होंगे, अच्छे से रहते होंगे, अच्छा इंटरेक्शन होगा, ठीक। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उस घर के आसपास और ज्यादा घर बन गए। पहले उस खाली प्लॉट में सिर्फ एक आपका ही घर था, लेकिन अब वहां पर काफी सारे घर बन गए। तो अब आपका एक गांव बस गया। अब गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते थोड़ी ना है। जानने का मतलब यह होता है कि एक दूसरे के घर डेली आना जाना नहीं होता। कभी 10-15 दिन में किसी एक के घर चले गए, यही तो होता है गांव में। डेली थोड़ी ना बैठोगे सबके घर में जाके, डेली उनके साथ बैठ के थोड़ी ना खाना खाओगे, तुम तो अपने घर में रहोगे। तो जब गांव हुआ तो जगह बड़ी हो गई, तो गांव में बहुत सारे घर हैं, तो फिर लोगों के बीच में इंटरेक्शन थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। तालमेल क्या हो गया? कम हो गया। बहुत सारे गांव से एक शहर बसा। अब एक शहर में इतने सारे गांव हैं, डिफरेंसेस और बढ़ गए। अब बहुत सारे शहर से एक स्टेट बसा। अब एक स्टेट में इतने सारे शहर हैं, आदमी आदमी कौन किसको जानता है, डिफरेंसेस और बढ़ गए। तो जैसे जैसे आप एक घर से शहर की तरफ गए और शहर से स्टेट की तरफ गए, तो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। आपस में जो तालमेल है, आपस में जो सिमिलरिटीज है, वो कम हो रही है। जितना आप नीचे थे, अकेले थे, एक घर में थे,
आपके डिफरेंसेस कम थे, आपका प्यार ज्यादा था, आप में समानताएं एक जैसी थी। आप में डिफरेंसेस नहीं थे, आप में समानताएं एक जैसी थी, आप में सिमिलर कैरेक्टर एक जैसे थे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ गए, डिफरेंसेस बढ़ गए। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। स्पीशीज है घर, और किंगडम को मान लीजिए आप स्टेट। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये तो आप जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, गांव से स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो आपके जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस बढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा डिफरेंसेस कहां होंगे? किंगडम पर। उससे कम डिफरेंसेस फाइलम पर, उससे कम क्लास, उससे कम ऑर्डर। तो जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो समानताएं हैं, आपके जो कॉमन कैरेक्टर हैं, आपके सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। डिसिमिलर कैरेक्टर मतलब डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए, सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर कहां होंगे? यहां होंगे। सबसे ज्यादा डिफरेंसेस कहां होंगे? यहां होंगे। सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर स्पीशीज पर होंगे और सबसे कम डिफरेंसेस स्पीशीज पर होंगे। ठीक, मैक्सिमम सिमिलरिटी एट सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनम जीनस है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, डॉग स्पीशीज है। तो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर स्पीशीज लेवल पर होंगे। तो आपको पहचानना है इसमें स्पीशीज कौन है। स्पीशीज है डॉग, तो आंसर गया डॉग। मिनिमम सिमिलरिटी कहां होगी? मिनिमम सिमिलरिटी होगी किंगडम लेवल पर। अब देखिए, कैट स्पीशीज है, पैंथेरा जीनस है, पोइल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलेडोनी क्लास है। तो सर किंगडम तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो भाई नीचे से ऊपर जाते हुए तेरे डिफरेंसेस क्या हैं? बढ़ रहे हैं। तो जो टर्म इनमें सबसे ऊपर आएगी, इन चारों में सबसे ऊपर क्या आ रहा है? इन चारों में सबसे ऊपर आ रहा है क्लास। तो सबसे ज्यादा डिफरेंसेस कहां होंगे? क्लास पर होंगे। तो जहां सबसे ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, वहां सबसे कम सिमिलरिटी होगी। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुमको 10 प्लांट दूं और मैं ये कहूं कि इन 10 प्लांट में 8 कैरेक्टर तो एक जैसे हैं, मतलब सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा हैं, बस 2 ही कैरेक्टर में डिफरेंसेस हैं। मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास 10 प्लांट हैं। इन 10 प्लांट में मैंने 10 कैरेक्टर की स्टडी की। उन 10 कैरेक्टर में 8 कैरेक्टर इन सभी प्लांट में एक जैसे हैं। तो आप तो इनको उठाकर एक फैमिली में डाल दोगे, आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, आपका क्लासिफिकेशन इजी हो गया। लेकिन मैं आपको कहूं कि इन सब में अलग अलग कैरेक्टर है, तो भाई इसकी फैमिली अलग होगी, इसकी फैमिली अलग होगी, इसकी फैमिली अलग होगी। तो आपको क्लासिफिकेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो क्लासिफिकेशन करना इजी कब लगता है? जब समानताएं ज्यादा हैं, जब सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा है। क्लासिफिकेशन करना कॉम्प्लेक्स कब लगेगा? जब समानताएं कम है, डिफरेंसेस ज्यादा हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा कहां होगी? आप जितना ऊपर जाओगे, आपकी सिमिलर कैरेक्टर कम है, डिफरेंसेस ज्यादा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन बढ़ेगी। जितना नीचे की तरफ रहोगे, आपका क्लासिफिकेशन करना आसान होगा। तो नीचे से ऊपर जाने में सिमिलर कैरेक्टर कम होते हैं, डिफरेंसेस बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। बच्चों उसके बाद है ऑर्डर, क्लास, फाइलम। अब आप देखिए, स्पीशीज के एग्रीगेशन से क्या बना? जीनस। जीनस के एग्रीगेशन से क्या बना? फैमिली। तो फैमिली के एग्रीगेशन से क्या बनेगा? फैमिली के एग्रीगेशन से बनेगा आपका ऑर्डर। अब आप ऑर्डर देखिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एक फैमिली मैंने आपकी ली है सोलेनेसी, दूसरी फैमिली मैंने आपके लिए कॉन्वोलेसी। तो दोनों फैमिली अलग अलग है। आलू टमाटर बैंगन की फैमिली कौन सी हो गई? सोलेनेसी हो गई। स्वीट पोटैटो की फैमिली कौन सी हो गई? कॉन्वोलेसी हो गई। दोनों फैमिली अलग अलग हैं, बट दोनों का ऑर्डर सेम है, पॉलीमोनियल्स। किस बेसिस पे किया गया है क्लासिफिकेशन? इन दो फैमिली को पॉलीमोनियल्स में किस बेसिस पे रखा गया? आपने इनके फ्लोरल कैरेक्टर स्टडी किए, है ना, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फैलेडी फैमिली अलग है, कैनेडी फैमिली अलग है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम है, कार्निवोरा। तो अलग अलग फैमिली से, बट ये फैमिली आपस में थोड़ी रिलेटेड होनी चाहिए। तो रिलेटेड फैमिली के कलेक्शन से बना ऑर्डर। क्राइटेरिया क्या है? कैनिन टीथ, टीथ के बेसिस पर। मैंगो का ऑर्डर है सैपिंडिल्स।
बच्चों एक एक वर्ड कवर किया है, ये पूरा डिटेल लेक्चर है, ये कोई समरी टाइप से मत समझना, ये पूरा डिटेल लेक्चर है। ठीक, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब क्लास क्या होगा? ऑर्डर के कलेक्शन से बना क्लास, क्लास के कलेक्शन से बनेगा फाइलम या फिर डिवीजन, एनिमल में फाइलम, प्लांट में डिवीजन। ठीक है, और फाइलम और डिवीजन के कलेक्शन से बनेगा किंगडम। पॉलीमोनियल सैपियंडेल्स अलग अलग ऑर्डर है, दोनों को रखा गया है क्लास डाइकोटिलेडनी। कार्निवोरा रोडेंशिया रैट का ऑर्डर, मंकी गोरिल्ला गिबन का ऑर्डर प्रीमेटा। अलग अलग ऑर्डर के कलेक्शन से बनी क्लास, क्लास का नाम है मैमेलिया, जिस किस बेसिस बनाया गया? मेमोरी ग्लैंड और हेयर ऑन स्किन। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को बोलते हैं आप फाइलम या फिर डिवीजन, एनिमल में फाइलम, प्लांट में डिवीजन। डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी क्या है? क्लास है। तो क्लास को दोनों अलग अलग क्लास है, लेकिन दोनों का डिवीजन क्या है? सेम। तो क्लास के कलेक्शन से क्या बना? डिवीजन, डिवीजन का नाम है एंजियोस्पर्मी। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब कहां रखे गए? ये कॉर्डेट्स में रखे गए। कॉर्डेट क्या है? फाइलम। एनिमल के लिए वर्ड यूज करेंगे फाइलम, प्लांट के लिए वर्ड यूज करेंगे डिवीजन। किस बेसिस पे? नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये जूलॉजी में आता है। किंगडम है प्लांटे, सेल वॉल है तो प्लांटे, नहीं है तो एनिमेलिया। तो बच्चों यहां पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, सारा कवर किया गया है इसके अंदर। थैंक यू।